होपफुली अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज में वहां पे कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अगर रहा भी होगा तो आपने कमेंट करके पूछ लिया होगा। सो ये 15th पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू का। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आप आराम से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है कॉपी में 1 to 25। और ध्यान रहे आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन करना है। क्या क्यू का मतलब हुआ क्वेश्चनिंग, कि आपको क्वेश्चनिंग वाला जो माइंडसेट है ना वो नहीं बदलना है। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आता है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पूछो, है ना। दूसरा टेस्ट करो, मतलब जैसे ही आपके क्वेश्चन का जवाब मिला तो जो इंफॉर्मेशन मिला उसको आप टेस्ट करो। कैसे करोगे? ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके कि क्या ये जो एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का मिला है वो सटीक बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। इसलिए आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? एनालाइज करोगे, सारे डेटा को इकट्ठा करके कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज का यही कंक्लूजन हो सकता है या फिर बाकी चीजें भी कंक्लूड की जा सकती है इस इंफॉर्मेशन से या फिर इस डेटा से। ओके। देन फोर्थ पॉइंट है सी से कम्युनिकेशन, मतलब आपको कम्युनिकेट करना है। अगर कुछ बेहतरीन आइडियाज आपको लगा है ना तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने से हमारे आइडियाज में धार आता है, मतलब वो और क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है। ओके। और आपको ओपन माइंडेड होता है कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन को, है ना, और हर टाइप के डेटा को आप देख पाओ बिना किसी बाइस्ड के, राइट। तो इसलिए आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट थ्रू आउट द लेक्चर डेवलप करना है। थ्रू आउट द लेक्चर, उसके साथ साथ अगर आप लेक्चर नहीं भी देख रहे हो ना तो थ्रू आउट लाइफ आपको डेवलप करना है। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यही एक मेन पर्पज है हमारे इंसान होने का, इंसानियत के होने का। ओके। इवन आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एज पर आर्टिकल 15(1)(a) फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात कही गई है। ओके। तो आजकल के समाज सोसाइटी को देखकर मुझे लग रहा कि आज सबसे ज्यादा नीड है किसकी? इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की। क्यों? क्योंकि कहने को तो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अगर बात करो तो पता चलता है कि हाँ, पचासों अंधविश्वासों में वो घिरे पड़े हैं, है ना। इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा नीड है साइंटिफिक टेम्परामेंट होने की। ओके। नेक्स्ट, आपको फाउंडेशनल वैल्यूज, रेशनैलिटी, क्वेश्चनिंग माइंड, एनालिटिकल एबिलिटी, क्लैरिटी, वो ऊपर ही मैंने समझा दिया, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप ऊपर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करते हो ना तो फाउंडेशनल वैल्यूज जो है अपने आप डेवलप होने लगेगी। और क्रेडिट सिस्टम तो अभी तक आप डेवलप कर ही रहे हो। अच्छा, इन सब चीजों को मैं क्या करूंगा, अगला जो सीरीज होगा ना, ये तो अभी मिड हो गया, अभी खत्म होने वाला है सीरीज कुछ ही लेक्चर में। तो जो अगला सीरीज होगा उसमें मैं स्टार्टिंग में ही एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, है ना, कि किस तरीके से डेवलप करना है इन सब चीजों को, लाइक फाउंडेशनल वैल्यूज, है ना। देखो 3-4 चीजों पे होगा। देखो एकेडमिक्स तो हमारा है ही, ठीक है, जो हमारा किताबी नॉलेज है, ज्ञान है एग्जाम पास करने के लिए, वो तो है ही। लेकिन साथ में फाउंडेशनल वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक आपका डेवलप करना है। कैसे? फाउंडेशनल वैल्यूज से, स्किल से, पर्सनालिटी से, इंटरेस्ट, है ना, ये सारी की सारी चीजें आप में कैसे डेवलप कर सकती है उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन में लेकर आऊंगा। क्योंकि ये एवरीबडी सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें ये बिहेवियर लर्निंग है। देखो सीबीटी आपने सुना होगा कभी, सीबीटी, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। अभी क्या बोलता है कि कॉग्निशन के बेसिस पे कुछ चीजें सीखी जा सकती है, कुछ चीजें बिना बिहेवियर में लाए उसको नहीं सीखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बिहेवियर लर्निंग का पार्ट है। तो इसी तरीके से फाउंडेशनल वैल्यू, स्किल, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, ये सब के सब आपके बिहेवियर लर्निंग की बात है। तो कैसे इसको सीखना है नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में आपके सामने मैं एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आऊंगा। फिलहाल के लिए आप जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान में रखना। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो ग्लूकोज का जब रेस्पिरेशन होता है तो ये सारी चीजें बनती है, तो कौन सी चीज नहीं बनती वो हमें बताना। एथेनॉल बनता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला C2H5OH। लैक्टिक एसिड भी बनता है एकदम, वाटर H2O भी होता है, मेथेनॉल CH3OH। तो मेथेनॉल देखो ये क्या है कि ये बाई प्रोडक्ट नहीं है किसका? ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि ये हमारा एक प्रोडक्ट नहीं है। अब क्यों नहीं है समझते हैं। मेथेनॉल जो है एक टाइप ऑफ एल्कोहल है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट। शुगर्स जो है उनका फर्मेंटेशन होता है जब ईस्ट से, तो मेथेनॉल बनता है। और ये प्रोडक्ट नहीं है इसका रेस्पिरेशन का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और दैट इज अकरिंग, है ना। किस टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है और कैसे अकर हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ध्यान रहे क्या क्या, CO2, वाटर और एटीपी। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एनर्जी है। ओके। और अगर एनारोबिक हुआ, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ग्लूकोज का वेरी कर सकता है, लेकिन वो इंक्लूड करता है एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल एक प्रोडक्ट है, एथेनॉल प्रोड्यूस ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो एथेनॉल, जो इसका फॉर्मूला मैंने बताया C2H5OH, ये प्रोड्यूस होता है, जो कि एक टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट अकर्स इन ईस्ट। ओके। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन विच इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर इन मसल सेल्स। वाटर क्या है, ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग बोथ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। पैकेज ऑफ पोटैटो चिप्स आर यूजुअली फ्लश्ड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है एवरीबॉडी, जब फैट जो है, फैटी या फिर ऑयल्स है ना, जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसी को रेंसिडिटी, मतलब एक गंदी सी स्मेल आने लगती है ना, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं एवरीबॉडी। तो बोला कौन सी गैस भरी जाती है पोटैटो चिप्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि एक इनर्ट गैस भी होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी टाइप के रिएक्शन को, है ना, और रेंसिडिटी से बचाता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक मिल्क मैन है, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद कीजिए, बेकिंग से मैंने बाई से याद कराया था, NaHCO3, क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ से बाई जो आया वहां से बेकिंग आया, तो बेकिंग को बाई से याद करवाया था, NaHCO3, उसको ऐड करते हैं मिल्क मैन, किसमें, मिल्क में। उससे पीएच क्या हो जाता है, हमें पता है कि ये क्या है, एक बेसिक है। कैसा बेसिक है, माइल्ड बेसिक है ना। तो माइल्ड बेसिक है, तो बेसिक ऐड करोगे दूध में तो क्या हो जाएगा, वीकली एल्कलाइन, है ना। एल्कलाइन का मतलब बेसिक होता है एवरीबॉडी। तो वीकली, बहुत स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी माइल्ड बेसिक है या एल्कलाइन है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है। दूध का पीएच कितना होता है, 6.7 से 6.9। जब उसमें करते हैं तो स्लाइटली 7 से अबव हो जाता है, क्या ऐड करने पे, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन कौन सा नहीं है, 4 स्टेटमेंट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, बिल्कुल। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एकदम। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल। कहने का मतलब चारों के चारों हो गया। फिर से देखते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तो होता है ना, मतलब वाटर जो है H2O उसको ब्रेक करना, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। अगला, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन। फोटॉन का मतलब जो लाइट आ रही है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं, ये ही गलत है एवरीबॉडी, है ना। जल्दबाजी में देखो इसको गलत करने वाले थे अपन, क्योंकि नॉट अ फंक्शन पूछा है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है क्लोरोफिल में, इसलिए ऐसा आंसर सी हो जाएगा इसका। देख लेते हैं। Chlorophyll, a green pigment found in plants that absorb light energy and uses it to convert carbon dioxide or water into glucose or oxygen. किसमें किसमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट। बाकी चीजों की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, कन्वर्जन ऑफ लाइट, तीनों की तीनों हमें पता ही चल गया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। मतलब कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि फ्री फॉलिंग है तो उसका ग्रेविटी क्या होता है, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। तो ऑप्शन देख लो, जीरो एक्सेलेरेशन ऑलवेज इंप्लाई जीरो वेलोसिटी, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको तो एकदम टॉप पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है मोमेंटरी, मतलब कुछ ही मोमेंट के लिए, लेकिन ग्रेविटी तो उस पर हमेशा लगी रहती होती है नीचे की तरफ, है ना, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, जीरो एक्सेलेरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी, फिर से जीरो एक्सेलेरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है, राइट, तो ये गलत हो गया। अगला, जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट नेसेसरली मींस जीरो एक्सेलेरेशन, अभी मैंने बताया कि नहीं, जरूरी नहीं है। अगला, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्री फॉल, बिल्कुल सही, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि थ्रू आउट द फ्री फॉल जो एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होती है, जो कि होता है कितना, स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी। अच्छा, पूरा का पूरा एक्सेल बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन आप समझो,
कोई भी चीज अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ऑब्वियस है जो लिखा है उससे बेहतर ही होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि एक बार पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैंने अगर एक्सप्लेन कर दिया तो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एवरीबॉडी, कोई फैक्ट आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन, मोशन के बारे में कौन सा करेक्ट है, ध्यान रहे करेक्ट पूछा है। ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन, बोला ऑल द पीरियोडिक मोशन, है ना, ये सारे के सारे पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। पहले एवरीबॉडी दोनों को समझ लेते हैं, पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, तब आप समझ जाओगे। देखो, पीरियोडिक मोशन वो होता है जिसमें जिसमें जो पीरियड है, पीरियड का मतलब कि टाइम पीरियड, एवरीबॉडी की किसी अपने पाथ को रिपीट करती है तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक पेंडुलम ले लो, उसको यहाँ पे लाके छोड़ दो, ऐसे 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 ऐसे, है ना, वो करता रहेगा, मतलब मीन पोजीशन के अबाउट वो रोटेट करता रहेगा, मतलब वो एक फिक्स पीरियड के बाद अपने इस पूरे इंटरवल को रिपीट कर रहा है, जिसे वो पीरियाडिक बोलते हैं। जैसे अर्थ है, सन के अराउंड 365 दिन, मतलब एक साल में एक चक्कर लगाती है। सेम वे में क्लॉक ले लो, क्लॉक की कोई भी सुई ले लो तो क्या करती है, पूरा एक चक्कर एक स्पेसिफिक टाइम में करती है। फॉर एग्जाम्पल घंटे वाली सुई 12 घंटे में करती है, और मिनट वाली सुई कितने मिनट में, 60 मिनट, मतलब एक घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, राइट। तो ये पीरियाडिक मोशन हो गया जिसमें अपने पाथ को रिपीट करे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो सारे के सारे पीरियाडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियाडिक होते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया बहुत अच्छे से। अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो तो समझ सकते हो ये सारी की सारी चीजें, अगर नहीं भी हो ना तब भी आप इतना तो समझ ही गए होगे, बोलो हाँ ना, वेरी गुड। तो अब पढ़ते हैं, ऑल द पीरियाडिक मोशन आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक, बोल रहा कि पीरियाडिक मोशन सारे के सारे जरूरी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, तो यही गलत हो गया। दूसरा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नेसेसरली पीरियाडिक, बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ मोशन, नहीं है, क्यों, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक होता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, देयर इज नो कोरिलेशन, गलत हो गया। अगला, द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ, नहीं ऐसा भी गलत है। तो करेक्ट हमसे पूछा था, करेक्ट हो जाएगा बी, क्या कि ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल दी सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नेसेसरली पीरियोडिक मोशन, तो ये हो गया ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते एवरीबॉडी, सारा कुछ बता ही दिया। तो अगला, द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये देखो डॉपलर इफेक्ट पे बढ़ता है कि जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है तो वह डॉपलर इफेक्ट से हम पता कर सकते हैं कि उसकी स्पीड कैसे कितनी है, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन इफेक्ट, गुलाम इफेक्ट और रमन इफेक्ट, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आगे आने वाला है। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट आपको समझ आ गया, चलो थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव कॉज्ड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ द वेव एंड द ऑब्जर्वर, ऐसे समझो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हो, मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख के, ठीक है। तो जब कोई गाड़ी आपकी तरफ आएगी तो ऑब्वियस है इसके फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, अभी यहाँ पे है तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे आएगी तो कुछ और फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, इससे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसका, गाड़ी का और ऑब्जर्वर का, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अगर स्टिल है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसका, गाड़ी का। तो इससे हम ओवर स्पीडिंग पता कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट, ध्यान दें, थर्ड लॉ बोला है और नॉट करेक्ट है। फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, बिल्कुल सही है, एक्शन का रिएक्शन होता है, अकेले तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अगला, व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, यही तो थर्ड लॉ है, क्या, कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर अर्थ जो है स्टोन पे लगा रहा है तो स्टोन भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ पे लगा रहा है, क्लियर। अगला, देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाई इन द थर्ड लॉ, कॉज इफेक्ट, बिल्कुल गलत, कैसे अभी समझाता हूँ, डोंट वरी, पहले चौथा देख लेते हैं। देयर इज नो कॉज इफेक्ट इंप्लाई इन दी थर्ड लॉ, बिल्कुल सही। तो हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, तो हमारा सी जो है वो नॉट करेक्ट होगा। अब एवरीबडी कॉज इफेक्ट समझते हैं। कॉज इफेक्ट समझने के लिए पहले हम न्यूटन थर्ड लॉ देख लेते हैं। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे रखा हुआ है, तो क्या करेगा, इसका वेट नीचे लगेगा। अगर ये वेट नीचे लगेगा तो ये जो सरफेस है ये इस पे रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका वेट W और रिएक्शन N हुआ। अब ये दोनों इक्वल होते हैं, इसी को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान समझो, यहाँ पर दोनों क्या हो रहा कि दोनों फोर्स अपोजिट ऑब्जेक्ट पे लग रहा, राइट। मतलब W जो है नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो भी है सरफेस उस पर लग रहा, और N जो है ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उस पर लग रहा। तो यहाँ पे कोई कॉज इफेक्ट वाली तो बात ही नहीं आई,
बोलो हाँ है ना। तो ऐसा तो है नहीं ना कि कॉज हुआ, कोई कॉज है इफेक्ट के लिए। सो एवरीबॉडी, इसलिए ये थर्ड जो है गलत होगा। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन में और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ तो। न्यूटन थर्ड लॉ मैंने बता ही दिया, बोला द टू फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बता ही दिया, लेकिन दे आर नॉट कैजुअली रिलेटेड। द एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर अकरेंस। आई होप कि आपको क्लियर। नेक्स्ट, न्यूटन के अब बाकी दो लॉ पता ही है आपको। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। मैथमेटिकली देखें तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यही मतलब हुआ था इसका कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। ठीक, ये पहला लॉ हो गया। दूसरा, अच्छा, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, किसको? फर्स्ट लॉ को। दूसरा लॉ पता है सभी को कि जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसको रख के आप निकालते हैं तो F इक्वल टू ma आ जाता है, जो कि सेकंड लॉ का कंक्लूजन है, बल्कि सेकंड लॉ नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम किस में यूज किया जाता है? फायरवर्क्स टू मेक ब्राइट व्हाइट लाइट, बिल्कुल होता है। जेम स्टोन इन ज्वेलरी, नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कनाल ऑफ पेशेंट, नहीं। ये बेरिलियम या बेरियम क्या होता है? बेरिलियम, बीई या बीए, अभी हमने पढ़ा है इसको, है ना? तो आप कमेंट करके बताओ जल्दी से, बेरिलियम या बेरियम। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, नहीं। तो पहला ही करेक्ट आंसर हो गया। फायरवर्क्स टू मेक ब्राइट व्हाइट लाइट के लिए मैग्नीशियम यूज किया जाता है। आप देख सकते हो, मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल दैट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। This makes it ideal for use in fireworks, where it is used to create the bright spark or flashes that are so characteristic of fireworks display. ठीक है, तो बाकी कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है मैग्नीशियम, यहीं पे पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, चलो। मैग्नीशियम एक लाइट वेट मेटल है जो सेकेंड एल्कलाइन मेटल है, जो सेकेंड ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। हलीना का रब से नहीं, बेटा मांगे कार स्कूटर, उस वाले ग्रुप 2 में। आई होप कि आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा सेकेंड ग्रुप का। ओके, तो क्या मैंने बोला? बेटा मांगे कार स्कूटर पाप राजी, है ना? तो ये सारा का सारा आ गया सेकेंड वाले ग्रुप का सारे एलिमेंट। क्या क्या? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम और रेडियम। ठीक है, ओके। तो बोल रहा है मैग्नीशियम इज ए लाइट वेट मेटल यूज्ड इन अलॉय फॉर एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस। बिल्कुल ठीक है। ये क्या है हमारा? अदर यूजेज ऑफ मैग्नीशियम। बी से सारे के सारे ठीक है, मतलब, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। सुटेबल है डाई कास्टिंग ड्यू टू इट्स हीट कंडक्टिविटी, है ना? अब डाई कास्टिंग क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको, है ना? एक काम करते हैं, अभी समझा देते हैं आपको डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग, एवरीबॉडी, व्हाट इज डाई कास्टिंग? व्हाट इज डाई कास्टिंग? डाई कास्टिंग एक मेटल कास्टिंग प्रोसेस है, है ना? मेटल को कास्ट करने का एक प्रोसेस है, उसी को डाई कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। देखो, मेटल कास्टिंग प्रोसेस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्सिंग मोल्टेन मेटल अंडर हाई प्रेशर इनटू अ मोल्ड कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज भी दिख रहा कि इसमें जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे इसमें डालते हैं। तो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है किसका? मैग्नीशियम का। वेरी गुड। अगला, मैग्नीशियम आल्सो यूज इन is also found in certain battery used in portable electronics और electrical vehicle. Okay. Essential minerals है, magnesium is used in medicine to treat deficiency. ठीक है। अगला, additionally it plays a vital role in agriculture as a nutrients for plants. कैसा है? ये macronutrients है everybody, है ना? Macronutrients है, और magnesium fertilizer can be used to enhance soil content. Okay. Next question everybody, which one of the following is स्टेटमेंट अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल? अभी मैंने ऊपर बताया सब अच्छे से। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू है ये बताना है हमें। स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स बर्न विथ रेड फ्लेम, पता नहीं। बेरियम मेटल इज यूज इन, देखा अभी आ गया ना, एलिमेंट्री कनाल ऑफ पेशेंट में बेरियम यूज किया जाता है, और एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है। ग्रीन प्लांट्स नीड मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू मेक द क्लोरोफिल दैट ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। जो हमारा क्लोरोफिल होता है ना, उसमें मैग्नीशियम मिलता है, किस लिए? सच दैट कि वो ट्रैप कर पाए सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, तो दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। चौथा, रेड कलर ऑफ जेमस्टोन रूबी इज ड्यू टू एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। अब यहाँ पे बोल रहा है स्ट्रोंशियम जो है बर्न होता है रेड फ्लेम से,
और ये बोला रेड कलर ऑफ जेम स्टोन रूबी इज ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। देखो दोनों के दोनों बहुत फैक्चुअल है, मुझे लगता है कि इसमें नॉट ट्रू पूछा है तो यही वाला हो जाएगा नॉट ट्रू, पहला वाला करेक्ट है और नॉट ट्रू होगा डी, जहां तक मेरे को लगता है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, फैक्चुअल है तो हो सकता है गलती मेरे से भी हो। नहीं, गलती नहीं हुई एवरीबॉडी, बिल्कुल सही है कि रेड कलर ऑफ रूबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम इम्प्योरिटी इन दी कोरंडम मिनरल। कोरंडम जो मिनरल होता है उसमें क्रोमियम का जो प्रेजेंस होता है उसकी वजह से रेड कलर आता है, ना कि बेरिलियम की वजह से। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर। बेरिलियम कैन एक्चुअली बी यूज्ड फॉर अल्टर द कलर ऑफ रूबीज, ठीक है। और क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब ब्लू लाइट विच लीव्स द रेड वेवलेंथ टू बी रिफ्लेक्टेड गिविंग रूबीज देयर कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। बाकी तीनों के तीनों सही था, मतलब पहले में जो हमें डाउट था कि स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स बर्न विथ रेड फ्लेम, जो कि बिल्कुल सही है। स्ट्रोंशियम सॉल्ट कैसे बनता है? बर्न होता है रेड फ्लेम के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following gases produce red light when electricity flows through it? देखो इसका करेक्ट आंसर है नियॉन। कैसे पता? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखो, याद में रखो। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि नियॉन एक नोबेल गैस है। नोबेल मतलब लास्ट ऑर्बिट में 18 लास्ट ग्रुप में 18वें ग्रुप में मिलता है। दैट इमिट्स द रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं रेड लाइट इमिट करता है। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन एटम। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू a neon gas, the electron in atoms are excited or they emit light at a wavelength of 630 nanometer, which is in the red part of the visible spectrum। याद कीजिए, रेड पार्ट विजिबल स्पेक्ट्रम का विप्योर है ना, और 630 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। ओके, और किस में पड़ता है? रेड पार्ट में पड़ता है, इसलिए रेड लाइट इमिट करता है। ओके, हीलियम इमिट अ पेल येलो लाइट, आर्गन इमिट अ ब्लू लाइट, नाइट्रोजन इमिट अ फेंटर ब्लू ग्रीन लाइट। चाहो तो आप इसको लिख के याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। कैसे, ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। कि आयन एक्सचेंज एक प्रोसेस है दैट यूजेज अ रीजिन, है ना, रीजिन टू रिमूव द कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फ्रॉम द वाटर। आपको पता है कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से क्या आता है? हार्डनेस। ठीक है, उन्हीं को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? आयन एक्सचेंज प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं नहीं जानना, बस इतना आप जानते रहो कि वो यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल द रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट कौन सा है? कहते हैं ना एड्रेनल रस हो रहा हमारी बॉडी में, तो वही कंट्रोल करता है एवरीबॉडी। किसको? रेट ऑफ हार्ट बीट को एड्रेनल हार्मोन कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में कि एड्रेनल आल्सो नोन एज एपिनेफ्राइन, क्या नाम है इसका? एपिनेफ्राइन इज अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड और प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, आगे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द किडनी। ये सब पता ही आपको है ना। फाइट और फ्लाइट, इसके थ्रू जब हम पे स्ट्रेस पड़ता है तो उस टाइम पे फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है और हार्ट को बोलता है कि इंक्रीज कर दो हार्ट रेट, है ना। अब बाकी चीजें क्या होती है देख लेते हैं। थायरॉक्सिन पता है एक हार्मोन है प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड और ये हेल्प करता है रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। ठीक, कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड। इंसुलिन की बात करें तो हार्मोन है दैट इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज, हेल्प करता है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो एक हार्मोन है प्रोड्यूस बाय टेस्टीज और इट हेल्प्स टू रेगुलेट मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन। आई होप ये सारे के सारे चारों के चारों जो ऑप्शन में थे क्लियर हो गए अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया ए, क्या? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ध्यान में रखिएगा, प्लेटलेट्स आर स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगनेंस दैट आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जब ब्लड वेसल इज डैमेज प्लेटलेट्स क्लम टुगेदर टू फॉर्म अ plug that helps to stop the bleeding. Platelets also release chemical that helps to activate the clotting cascade, which is a series of reactions that lead to formation of blood clot. Next, ऑयल और वाटर क्यों नहीं मिक्स करते? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर बल्क मॉडुलस, नहीं शियर स्ट्रेन, नहीं वॉल्यूम इफेक्ट, नहीं सरफेस टेंशन। बिल्कुल सही बात है कि ड्यू टू देयर सरफेस टेंशन ऑयल और वाटर मिक्स नहीं करते। सरफेस टेंशन एक फोर्स है दैट एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अगर आप समझना चाहो तो चलो कोई लिक्विड ले लेते हैं, मान लो उसके ऊपर
एक ऐसी लाइन है, तो इस पे ये फोर्स इधर लगा रहे हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल है ना, इसके जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल है इधर लगा रहे हैं, तो इस पे एक टेंशन आ जाता है, इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। एल क्या है, इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ है, जो कि इमेजिनरी लाइन है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये इलास्टिक मतलब कि क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है, टेंशन आ जाती है इसमें बिकॉज ऑफ दिस इलोंगेशन। नेक्स्ट, ए ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट, ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों फेज लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, मतलब गैस। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों हो जाएगा सर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। और प्रेशर जो है 611.73 पास्कल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू CO2, ए आपने देखा, अभी के अभी देखा ऊपर कि ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है CO2, H2O और एनर्जी में, एनर्जी मतलब ATP में, लेकिन ये किसमें, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बोलो हाँ ना, इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो ऑल ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा ठीक है, रुक जाओ भी, सबर रखो। अगला, ग्लूकोज ब्रेक इनटू इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन ऑल मसल सेल, नहीं, मसल सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा, तीसरा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू इतना 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 इन एरोबिक, बिल्कुल बहुत सही है ना, ऑप्शन सी जो है एकदम आइडियल हमें ऑप्शन मिला। ऑप्शन ए में देखो ऑल ऑर्गेनिज्म आ गया था ना, इसलिए हमें गलत करना पड़ा, क्यों, क्योंकि बहुत सारा ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया एवरीबॉडी, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो गया, हमने देखा ही ऊपर, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन पे उतना टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पहले टिंडल इफेक्ट होता है क्या है समझते हैं। देखिए, कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन हुआ, कोलाइडल का मतलब जो उस पे पार्टिकल है ना, वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में ऐसे फैले हो, ठीक है। जब इसके थ्रू लाइट हम पास करते हैं, तो लाइट क्या करता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के स्केटर्ड हो जाता है, समझ लो क्या, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, स्केटर्ड हो जाता है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, टिंडल इफेक्ट। तो अब देख लो कौन कौन से क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है, तो नॉट सो, तो जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसमें नहीं सो होगा। चाक पाउडर क्या है, वाटर के साथ मिक्स किया, कोलाइडल सोल्यूशन है। लाइम जूस जो है वो भी कोलाइडल सोल्यूशन है, नहीं, लाइम जूस जो है ट्रू सोल्यूशन है एवरीबॉडी, इस पे होल्ड करो अभी। फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क मिक्स विथ वाटर, ये भी क्या है, ये भी हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। अब स्टार्च सोल्यूशन, तो ध्यान में रखो कि स्टार्च सोल्यूशन भी क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। लेकिन लाइम जूस जो है, मतलब नींबू पानी, नींबू पानी जो है एक ट्रू सोल्यूशन है एवरीबॉडी। जो नींबू है पूरा का पूरा घुल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल जो है उसमें रहते हैं, पूरी तरीके से अगर घुल जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर या फिर ट्रू सोल्यूशन हो गया। तो ट्रू सोल्यूशन में कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, क्यों, मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको, राइट। सो एवरीबॉडी आगे बढ़ते हैं, सारा कुछ समझा दिया, इसलिए नेक्स्ट बोलना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा कंडीशन है। तो बोला कि देखो, लिक्विड को हम गैस कर रहे हैं, किसको, लिक्विड को हम गैस कर रहे हैं, तो लिक्विड को गैस करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाँ, माफ कीजिएगा, लिक्विफाइंग अ गैस, मतलब किसी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें। तो गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, गैस के पार्टिकल दूर 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 है ना, अब अगर इसको पास में लाना है तो प्रेशर को बड़ा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब हाई प्रेशर होगा। तो पहला और दूसरा तो गया, सी और डी होगा, ठीक है। अब इसके पार्टिकल को पास लाने के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर हमारा लो हो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई रखोगे तो पार्टिकल और दूर भागेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हाई टेम्परेचर तो होगा नहीं, लो टेम्परेचर होगा। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर रहा होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। अब बोल रहा कि फ्रियोटोफाइट्स आर दी प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन। ये देखो, एरिड इन्वायरमेंट में फ्रियोटोफाइट्स जो है, प्लांट्स जो है एडॉप्ट होते हैं ग्रो करने के लिए। अब फ्रिएटोफाइट का अगर हम देख लें क्या डायग्राम, तो मजा नहीं आ जाएगा आपको, मतलब याद भी रहेगा, है ना। तो फ्रिएटोफाइट ये देख लेते हैं, फ्रिएटोफाइट है कि नहीं, ये देखो आपके सामने है फ्रिएटोफाइट। तो ये है कहाँ पे, एरिड जगह पे उगते हैं, ये देख रहे हो, इनका वो क्या कहते हैं, रूट्स कितना अंदर तक जा रहा पानी के लिए, तो ये फ्रिटोफाइट्स होते हैं एवरीबॉडी। क्या होते हैं ये देख लो, ये देखो इनके रूट्स जो है कितना ज्यादा नीचे तक जा रहा है, तो ये वहीं पे उगते हैं जहां पे पानी की कमी हो, मतलब एरिड सिचुएशन, मतलब एरिड जगहों पे, ओके।
सो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, देख भी लिया आपने। तो ये देख लो कि फ्रेटोफाइट्स आर प्लांट्स दैट हैव अडॉप्टेड टू ग्रो इन एरिड एनवायरनमेंट, कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी और लॉन्ग टैप रूट्स। टैप रूट क्यों? क्योंकि पानी की तलाश में वो लोग बहुत नीचे तक उनके रूट्स जाते हैं। ओके एवरीबॉडी, आगे। अच्छा, स्मॉल वैक्सी थिक है ना, स्मॉल थिक और वैक्सी लीव सबको पता है ना, कि सनकेन स्टोमेटा या फिर लीफ हेयर्स जो है, जो हेल्प करते हैं कंजर्व करने में वाटर को, कहाँ पे? एरिड वाले इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? ठीक है, चारों में से। बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट। हमसे करेक्ट ही पूछा था और हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया सच में कंटेन करते हैं साइटोप्लाज्म बट वायरस जो है डू नॉट। बाकी सबके सब गलत है, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। हमें करेक्ट चाहिए था, करेक्ट मिल गया। देखो, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मालूम है सबको, दैट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर, दे कंटेन साइटोप्लाज्म व्हिच इज जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, दैट फिल्स द सेल और कंटेन वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनेलीज जैसे कि राइबोसोम्स। ऑन द अदर हैंड, वायरसेस आर acellular entities. They are much smaller than bacteria and do not have cells. Viruses consist of genetic material, मतलब डीएनए और आरएनए होता है, enclosed in a protein coat called a capsid. However, they lack cytoplasm and other cellular structure found in bacteria. Clear? Next, which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell? अब ध्यान से समझो एक बार। बोल रहा एक सेल है, उसके चारों तरफ का जो मीडियम है ना, उसका कंसंट्रेशन हाई है। अगर मीडियम का कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल का लो होगा, तो जो पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल है, क्या होगा? बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसी को तो ऑस्मोसिस बोलते हैं, बोलो हाँ ना। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, तो ये जो हमारा क्या सेल है, वो क्या होगा? उसके अंदर और वाटर फिल होगा और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्स्ट भी हो सकता है, मतलब फूट भी सकता है ना। तो द सेल विल गेन वाटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सबको समझा दिया, आगे बढ़ेंगे। बोला कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन प्लांट इज ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी एपिकल मेरिस्टेम। कैसे? वो याद कर लो बस, है ना, फैक्चुअल चीज है। अब इसी को मैं दिखाता हूं, पहले देखो। ठीक है, बहुत ज्यादा तो है नहीं इसका एक्सप्लेनेशन में। मेरिस्टेम का डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्या? लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम पार्ट्स। ओके, मेरिस्टेम। मुझे पता है कि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है ना, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। क्लैरिटी भी तो चाहिए आपको, है कि नहीं? बिना क्लैरिटी के क्या ही मतलब रह जाएगा फिर। सो एवरीबॉडी, ये देखो ध्यान से अच्छे से। कहाँ गया? इधर गया? हाँ, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, है ना। और नीचे वाला क्या दिख रहा? लेटरल मेरिस्टेम। ओके, सो एवरीबॉडी, ये तीनों के तीनों पार्ट हो गए किसके? मेरिस्मेटिक टिश्यू के। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, और अगर बहुत अच्छे से क्लियर है आपको तो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो लेटरल मेरिस्टेम है ना, इंटरकैलरी, तीनों को दिखाई दिया, उसका मतलब समझ लेते हैं। लेटरल मेरिस्टेम एवरीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन गर्ड और थिकनेस ऑफ द स्टेम। देख ही लिया हमने, है ना। ग्रोथ एंड लीव्स ऑफ इंटरनोड्स देख ही लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल द टर्गिडिटी और रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय। आप समझो किसकी वजह से मिलता है इन्हें? तो वैक्यूल फुल ऑफ सेल टैप जो होते हैं, वैक्यूल के अंदर जो पानी भरा होता है उसी को सेल टैप बोलते हैं। अब ध्यान है, प्लांट सेल में हमें पता है होता है कि एक ही वैक्यूल होता है जो कि बहुत लार्ज होता है। अबाउट 90% जो है सेल का एरिया जो है कंटेन करता है कौन? वैक्यूल। तो उसी की वजह से टर्गिडिटी और रिजिडिटी आती है किसमें? प्लांट सेल में। ओके, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ बेंड होना किसको? शूट ऑफ अ प्लांट को किसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं एवरीबॉडी। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर वहीं पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब कि जैसे सन इधर है और ये जो है इसकी तरफ ना हो कि उसके अपोजिट साइड में जाए, है ना, तो उसको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, बाकी भी देख सकते हो आप, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये फोटोनेस्टी और नेगेटिव इन दोनों वर्ड को देख लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव देख लिया। फोटोनेस्टी क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट।
और फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट और डार्कनेस। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने देख लिया। अगला बोला एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ प्लांट रूट इंक्रीजेस देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी रूट हेयर। रूट हेयर की वजह से एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट जो होते हैं वो अपना एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज कर लेते हैं। किससे? रूट हेयर से। जितना ज्यादा रूट हेयर उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। ओके, चलो लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर करेंगे, कम करेंगे, आप समझो ध्यान से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा? नहीं, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? समझो ध्यान से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो लो होने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा किसी भी लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, तो लोअर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लोअर व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस इट बिकम्स इजियर फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द surface or form vapor. This decreases the temperature at which the liquid boils, resulting in a lower boiling point. एक एग्जाम्पल ऑफ दिस इज ऑब्जर्व एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड एलिमेंट इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट पूछा है, ध्यान से देखते हैं। बोला आरबीसी इज सेम दैट ऑफ डब्ल्यूबीसी, बहुत ज्यादा गलत। द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी मोर देन आरबीसी, बहुत गलत। द नंबर ऑफ आरबीसी इज द हाईएस्ट, एकदम सही है एवरीबॉडी। जो आरबीसी का जो है ना करीब 45 लाख से लेकर 55 लाख तक होता है। ठीक है, क्या आरबीसी। वहीं पे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा नहीं होता है, लगभग 5 से 11,000 तक होता है। 11,000 मतलब 1000। नंबर ऑफ रेड नहीं, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। चाहे तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 4 से 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। वहीं पर आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिली माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है? माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। पता ही चल गया, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ेंगे। 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है ना, क्या बनाता है? आरबीसी 45%, जबकि डब्ल्यूबीसी केवल 1% रहता है। और 15% ऑफ द टोटल वॉल्यूम कौन होता है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट, जो कि है प्लेटलेट्स। समझो प्लेटलेट्स कितना है एवरीबॉडी? 15%। आरबीसी कितना? लगभग 45%, है ना। और डब्ल्यूबीसी कितना? 1%। तो बात आती है सर ये तो हुआ 15, 45, 60, 61, बाकी के पार्ट क्या होता है? तो प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स भी तो सॉरी प्लेटलेट्स हो गया, है ना। बाकी प्लाज्मा भी तो होता है कि नहीं? चौथा पार्ट किसका? ब्लड का। तो इसलिए बाकी पार्ट कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्लाज्मा। आई होप कि आपको क्लियर। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन हाँ उसमें बीच में दिखाना भी पड़ा कुछ इमेजेस आपको, सच दैट पूरी तरीके से क्लियरिटी हो, जो कि जरूरी भी है कि नहीं। टाइम भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन क्लियरिटी आ जाए वो सबसे बेहतर होता है ना। सो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन है। कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, खून से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। होपफुली एवरीबॉडी, जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं तो इंदौरी साहब की आवाज में आपको ये सुनाई दे रहा हो, है ना, कि तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी को सम्मान देने का, कि उनके जाने के बावजूद भी हम उनकी चीजों को, है ना, उनकी कृतियों को याद रखें। सो इसी के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।